प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2024 के लिए आज की वीडियो में विज्ञान यानी साइंस का ओरिजिनल पेपर सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते हुए चलेंगे। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप सभी लोग इनको कॉपी पर नोट करके याद करने का काम जरूर करेंगे। प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में 100% आने के चांस रखते हैं। तो पहला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। ऑप्शंस हैं वोल्टमीटर से, बैरोमीटर से, गैल्वेनोमीटर से या थर्मामीटर से। तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि वायुमंडलीय दाब का पैमाना क्या होता है। तो पैमाना बच्चों मिली बार होता है, अर्थात मिली बार में वायु दाब मापा जाता है। यंत्र की बात करेगा तो बैरोमीटर। दूसरा प्रश्न है अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया को कहते हैं जल अपघटन, निर्जलन, उदासीनीकरण, आयनीकरण। तो कल अगर शाम की वीडियो आपने देखा होगा तो हमने एक जो है रासायनिक समीकरण दिखाई थी आप सभी को। तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया थी। अम्ल और क्षार की जब क्रिया होती, जैसे मान लो HCl की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाते हैं तो एक लवण बनता है और जल बनता है। तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है चिपको आंदोलन संबंधित है जल संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से या वन्य जीव संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन का संबंध बच्चों है वन संरक्षण से। और ये जो आंदोलन है बच्चों उत्तराखंड में चलाया गया था। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चौथा प्रश्न है श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या वर्ण विक्षेपण। तो श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न बच्चों कई बार पूछा जा चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन है दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का सबसे बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या प्रिज्म। तो दंत विशेषज्ञ जो है दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है डॉक्टरी थर्मामीटर का तापीय परास है, अर्थात डॉक्टरी थर्मामीटर आपने देखा होगा जिससे बुखार नापा जाता है। उसमें जो है निम्नतम मान क्या होता है और हाईएस्ट मान कितना होता है। तो इसमें बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है तापमान लिखा होता है डॉक्टरी थर्मामीटर पर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो प्रश्न है स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी व अधिकतम दूरी क्रमशः होती है। तो न्यूनतम दूरी बच्चों होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए और अधिकतम दूरी होती है अनंत। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोनों प्रश्न आपके अलग अलग पूछे जा सकते हैं तो दोनों को ध्यान रखिएगा। अगर पूछता है कि स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है तो 25 सेंटीमीटर और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या है तो अनंत हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है आभासी व छोटा, वास्तविक व छोटा, वास्तविक व बड़ा या आभासी व बड़ा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब जो होता है ये आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है निम्न में चुंबकीय पदार्थ नहीं है, कौन सा जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है। जस्ता, लोहा, निकिल, कोबाल्ट। तो इसमें जो जस्ता होता है जो जिंक होता है ये अचुंबकीय पदार्थ होता है।
बाकी लोहा, कोबाल्ट, निकेल ये सभी चुंबकीय पदार्थ दिए गए हैं। इसके अलावा सोना कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, तो सोना भी आपका अचुंबकीय पदार्थ होता है। 10 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने, फैराडे ने, एम्पियर ने या अरेस्टेड ने? तो इसका बच्चों सही आंसर डी ऑप्शन है। अरेस्टेड ने जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। 11 नंबर प्रश्न, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, तो सूर्य से जो आपकी ऊर्जा पृथ्वी तक आती है वो किस कारण से आती है, किससे वो प्राप्त करता है? नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया से, आयन विनिमय प्रक्रिया से, प्रकाश विद्युत प्रक्रिया से या नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से? तो सूर्य में बच्चों लगातार नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती रहती है, जिससे ऊर्जा जो है मुक्त होती रहती है। सूर्य में खास करके हीलियम और हाइड्रोजन गैसें होती हैं, जिसमें जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया लगातार होती रहती है और सूर्य से विकिरण उत्पन्न होती रहती हैं, जो पृथ्वी तक जो है फोटान के रूप में आती रहती हैं। 12 नंबर प्रश्न है, कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है, कार द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी। तो ये बच्चों प्रश्न अभी 2024 में हरियाणा में जो पेपर हुआ था, सेम यही प्रश्न आपका पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो इसको कैसे हल करेंगे? समय बराबर दूरी बटे चाल फार्मूले से दूरी बराबर सूत्र निकाल लीजिए। तो दूरी बराबर सूत्र हो जाएगा चाल गुणे समय, चाल गुणे समय हो जाएगा। तो पहले जो है आप पहली बार में कितनी दूरी चली गई ये निकाल लीजिए। तो पहली बार में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समय आपका दिया गया है 15 मिनट चलता है। तो 15 मिनट को अगर घंटे में बदल दें तो ये 15/60 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 15 एकम 15, 15 चौको 60 और 4 एकम 4 और 10 चौक 40। तो पहली बार में वो 10 किलोमीटर चलता है, तो याद रखिएगा पहली बार में 10 किलोमीटर, दूसरी बार में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 15 मिनट। तो 15 मिनट को घंटे में बदलेंगे, 60 से आप भाग कर दीजिए, तो ये 60 और 60 कैंसिल हो जाएगा। तो दूसरी बार में चला 15 किलोमीटर। अब पहली बार में 10 किलोमीटर चला था, दूसरी बार में 15 किलोमीटर, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 15 और 10 25 किलोमीटर। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया है बिल्कुल राइट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? गोंद, प्लाईवुड, सील के करने की लाख या कैरोसिन? तो कैरोसिन जो होता है ये पेट्रोलियम का उत्पाद होता है, तो वनों का उत्पाद आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, अनावेशित हो जाने पर इनमें से कौन से सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? वोल्टीय सेल, सीसा संचायक सेल, लेक्लांसी सेल या डेनियल सेल? तो जो द्वितीयक सेल होते हैं उनको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, दोबारा आवेशित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सीसा संचायक सेल जो है ये द्वितीयक सेल होता है और इसे हम पुनः चार्ज कर सकते हैं। जो आपकी बैटरी होती हैं 12 वोल्ट वाली, वो आपकी दोबारा चार्ज हो जाती हैं, या मोटरसाइकिल की जो बैटरी होती हैं वो भी चार्ज हो जाती हैं। तो जो दोबारा चार्ज हो जाती हैं, रिचार्ज हो जाती हैं, वो आपकी होती हैं द्वितीयक बैटरी, ठीक, या द्वितीयक सेल कहते हैं उनको। 15 नंबर प्रश्न है, पैरामीशियम का प्रचलन अंग कौन सा है? प्रचलन का मतलब है कौन से अंग से पैरामीशियम चलता है? कूटपाद, फ्लैंजिला, सिलिया या उपरोक्त सभी? तो इसमें बच्चों होते हैं सिलिया, सिलिया नामक अंग पाए जाते हैं पैरामीशियम में। कूटपाद पाए जाते हैं अमीबा में। ध्यान रखेंगे, कूटपाद किस में पाए जाते हैं? अमीबा में पाए जाते हैं। इसी से ये भोजन पकड़ता है और प्रचलन वाला कार्य भी करता है, अर्थात चलने का भी काम करता है। 16 नंबर प्रश्न है, कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंग का है, अर्थात कोशिकीय क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका झिल्ली या हरित लवक? तो ये होता है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक जो होता है ये कोशिकीय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, और हरित लवक वाले भाग में वो जो है
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। 17 नंबर प्रश्न है, केचुए का श्वसन अंग है। केचुआ किस अंग से श्वसन करता है? क्लोम, रंध्र, फेफड़े या त्वचा? तो केचुआ जो है त्वचा द्वारा सांस लेता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फेफड़े द्वारा जो है सभी स्तनधारी सांस लेते हैं। इसके अलावा जो आपके रंध्र होते हैं, रंध्रों द्वारा देखा जाए तो जो कीट होते हैं वो जो है सांस लेते हैं। इसके अलावा गिल्स होते हैं मछलियों में, तो ध्यान रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, यूरिया उर्वरक है, नाइट्रोजनी, स्फुरी, पोटैशिक संयुक्त? तो यूरिया जो है नाइट्रोजनी उर्वरक होता है, पहला ऑप्शन सही है। 19 नंबर प्रश्न है, ब्रायोफाइलम में किस भाग के द्वारा जनन क्रिया होती है? तो ब्रायोफाइलम एक पौधा होता है जिसकी पत्तियां मोटी होती हैं, चपटी और मोटी आकार की होती हैं। इसमें जो है पत्तियों के द्वारा जनन होता है। इसके अलावा अजूबा एक पौधा होता है जिसमें पत्तियों द्वारा जो है जनन होता है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही है, पत्तियों द्वारा। 20 नंबर प्रश्न है, निमोनिया का रोग कारक सूक्ष्मजीव कौन सा है? तो निमोनिया होता है बच्चों जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 21 नंबर प्रश्न है, रोग का टीका लगाया जाता है। तो किस रोग का टीका लगाया जाता है? जुकाम, एड्स, मधुमेह या टाइफाइड? तो बच्चों टाइफाइड के टीके लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, रोहू और कतला हैं। तो रोहू मछली होती है, तो मछली की प्रजाति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, दूध में उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व है आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम या सोडियम? तो दूध में सबसे महत्वपूर्ण रूप से कैल्शियम पाया जाता है। हालांकि दूध को संपूर्ण आहार भी कहा जाता है कि दूध में सभी चीज़ें जो है मौजूद होती हैं, लेकिन दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। 24 नंबर प्रश्न है, साहीवाल किसकी नस्ल है? तो साहीवाल जो है गाय की नस्ल होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती हैं? तो ध्रुवीय भालू जो होते हैं ये अपने ठंडे वातावरण में कैसे अनुकूलित हो जाते हैं, क्या उनके अंदर जो है विशेषताएं होती हैं? श्वेत बाल, फर, त्वचा के नीचे वसा और तीव्र सूंघने की क्षमता, यही जो विशेषताएं हैं वो ध्रुवीय भालू को अपने वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित करती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, जाइलम ऊतक का कार्य है। तो जाइलम ऊतक का कार्य होता है बच्चों जल का अवशोषण करना। इसके अलावा पौधों में एक और ऊतक होता है जिसे कहते हैं फ्लोएम। फ्लोएम पौधों में जो पत्तियों के द्वारा बना बनाया भोजन होता है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, और जाइलम जल का अवशोषण करता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। 27 नंबर प्रश्न है, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य की हृदय स्पंदन दर होती है। तो हृदय धड़कन जो है कितनी होती है? एक सामान्य मनुष्य की अगर देखा जाए तो 70 से 80 प्रति मिनट होती है। 28 नंबर प्रश्न है, गैल्वेनीकरण है। तो गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं? लोहे पर जस्ते की परत, लोहे पर सीसा की परत, जस्ते पर लोहे की परत या लोहे पर पेंट? तो लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इसे ही गैल्वेनीकरण कहा जाता है। इससे जो है लोहे का संरक्षण किया जाता है और उसको जंग से बचाया जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, जंग लगने पर लोहा परिवर्तित होता है आयरन ऑक्साइड में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है जंग। 30 नंबर प्रश्न है, एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस कौन सी है? ब्यूटेन, मीथेन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? तो एलपीजी में सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्यूटेन पाई जाती है, पहला ऑप्शन सही है। 31 नंबर प्रश्न है, मार्स गैस कहते हैं मीथेन को, इथेन को, प्रोपेन को या ब्यूटेन को? तो मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। तो ये आपका ऑप्शन में दे सकता है, तो आपको
सामान्य रासायनिक नाम भी याद होने चाहिए, उनके सूत्र भी आपको याद होने चाहिए। 32 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है? 1, 2, 3 या 4? तो कैल्शियम की संयोजकता होती है 2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। कौन सा है जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? जल में शक्कर को घोलना भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, जंग लगना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दिया गया है, इसलिए डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, फ्लोरीन में मूलतः कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 30, 20, 50 या 60? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्लोरीन में 60 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं और फ्लोरीन जो है ये कार्बन का अपरूप होता है, ध्यान रखेंगे। इसे कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप कहा जाता है फ्लोरीन को। 35 नंबर प्रश्न और विज्ञान का ये लास्ट प्रश्न है, बेकिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, उदासीय, अम्लीय या फिर अम्लीय व क्षारीय दोनों? तो बेकिंग सोडा जो होता है वो क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों आपके रहे विज्ञान के 35 प्रश्न, और इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यदि आपने इस प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ लिया है, अच्छे से क्वेश्चन याद कर लिया है, तो 100% आपके यहाँ से 5-6 प्रश्न सेम टू सेम प्रश्न आने वाले हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ वायरस की तरह फैला दीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।